कैमरामैन जल्दी फोकस करो इधर देख तू कहाँ खेती देलू सबके से कांदो छे एकला ही गला आरो ओ बापा कांदो छे से रहले हां 3 दिन तक बच्चे लोग हमारे घर नहीं आए थे बड़ी माँ की डेथ के वजह से, तो आज आए हैं। इस वजह से बहुत खुश है। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारी बड़ी माँ का देहांत हो गया दोस्तों। बड़ी माँ यानी मेरी बड़ी सास का, जो गांव में रहते हैं। तो हमारे यहाँ घर में अगर किसी की मृत्यु होती है ना, तो मृतक के परिवार वर्ग 3 दिन तक अस्पर्श रहते हैं और घर में जो भी खाना पीना होता है यानी पका हुआ अन्न पानी वो सब भी वर्जित होता है। तो मेरी सगी सासू माँ है, इसलिए हमें भी वो सब नीति नियम का पालन करना पड़ा। तो पहले मैंने यहाँ पे जो पानी स्टोर के रखा था वो फेंक दिया। ये सप्लाई वाटर को मैं स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि नदी से आता है ना, तो बालू भी होते हैं। ऐसे स्टोर करके रखने से बालू सब नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर गर्मियों का सीज़न है तो थोड़ा सा रात का बचा हुआ खाना भी मैं रखी थी बासी, उसको भी मैंने गाय को दे दिया और फिर बच्चे को खिलाने लगी। ये दूसरे दिन का वीडियो है। जिस दिन मृत्यु होती है ना, तो उस दिन ना घर में झाड़ू लगता है, ना पोछा लगता है, ना कपड़े धुलते हैं। तो सारा काम मुझको आज ही करना था। इस वजह से सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चे को खाना खिला रही हूँ, ताकि बच्चे का पेट भरा रहे। तो वो खेलता रहेगा तो मैं भी निश्चिंत होकर काम करती रहूँगी बोलकर। और खाना पीना जो भी है ना, सब कुछ हमारे आस पड़ोसी ही लाकर हमको दिए, क्योंकि 3 दिन तक हम लोग अस्पर्श थे तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला। तो हमारा भरण पोषण सब कुछ 3 दिन तक आस पड़ोसियों ने ही किया। और फिर मैं छत पे आ गई थोड़े से कपड़े लेकर। तो यहाँ पे कपड़े धोने से पहले मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ा सा जम गया है यहाँ पे। तो धुले हुए कपड़े मैं यहीं सुखाऊंगी, तो नीचे अगर ऐसे धूल मिट्टी रहेगा तो कपड़ा अगर गिरेगा ना नीचे धुला हुआ कपड़ा, तो धूल मिट्टी लग जाएंगी। इसलिए मैंने झाड़ू कर दिया पहले और जो भी धूल मिट्टी था उसको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद अभी कपड़े धो रही हूँ मैं। तो नीचे आधा कपड़ा और ऊपर आधा कपड़ा करके सुखाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी थोड़ा सा जगह कम है इसलिए। और थोड़े से बड़े बड़े कपड़े ही मैं यहाँ पे लाई हूँ, जैसे पर्दे और बेडशीट, सोफ़े कवर वगैरह। तो अगर हमारे घर में या फिर हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में किसी की मृत्यु होती है ना दोस्तों, तो हमें तकलीफ़ तो बहुत होती है और वो बयान नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं ना, इस वजह से। और उनके बगैर भी हमको जीना पड़ता है, उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। लेकिन उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहती है। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है ना, फिर भी हमको जीना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे पाँव कट जाते हैं, फिर भी जीना पड़ता है। हाथ कट जाते हैं, फिर भी जीना पड़ता है। उंगली कट जाती है, फिर भी जीना पड़ता है। यानी जीना तो हर हाल में पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ज़िंदगी से भी अगर कोई चले जाते हैं ना हमेशा के लिए, फिर भी हमको उनके बगैर जीना पड़ता है, जीना सीखना पड़ता है। लेकिन उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहती है, हमेशा। तो हमारी बड़ी सासू माँ भी बहुत अच्छी थी, हमेशा उनकी याद आती रहेगी। और मैं यहाँ पे ऐसे मसल के ही कपड़ा धो रही हूँ, क्योंकि अभी धोए थे कपड़े, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। अभी चैत में धोए थे, उसके बाद अक्षय तृतीया में थोड़ा सा साफ़ किया था मैंने, इस वजह से ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है ना। तो मैं ऊपर ही साफ़ कर रही हूँ पैरों से मसल के। मैं थोड़ा सा जो बड़ा कपड़ा होता है ना, उसको पैरों से ही मसल के साफ़ कर देती हूँ। और ऐसे झुक के काम करने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों, बहुत। कमर में बहुत दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि मेरा 2 बारी ऑपरेशन हुआ है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम पे मैं गिर गई थी। तो जब मेरा पहला प्रेगनेंसी था उस टाइम पे मैं गिर गई थी, तो मेरे पेट में बहुत ज़ोरों की चोट लगी थी। और मेरा जो एक साइड का ओवरी और गर्भनली वो फट गया था पूरा। तो गर्भनली फटने की वजह से जो गर्भ था वो पूरा गर्भनली में धंस गया और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग चालू हो गया।
और फटे हुए हिस्से में आकर सारा ब्लड इकट्ठा होने लगा। फिर मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, इतना दर्द हुआ। फिर मैं घर में बताई तो मुझको मेडिकल लेकर गए और डॉक्टर ने इमरजेंसी में ही आउट ऑफ स्टेशन रेफ़र कर दिया मुझको। फिर हम लोग विज़ाग गए और वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, मेरा ओपन सर्जरी हुआ, क्योंकि ओवरी पास और गर्भनली पूरा ख़राब हो चुका था फटकर, तो उसको काट के फेंकना पड़ा। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गया था दोस्तों। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं गर्भनली का फटना ओवरी के पास कितना डेंजरियस होता है, जान भी चली जाती है इमरजेंसी में। कुछ ही घंटों में उसको ऑपरेशन करना पड़ा था, नहीं तो दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी मैं। और तो उस वजह से मैं नीचे झुककर ऐसे काम नहीं कर पाती हूँ। और फिर सी सेक्शन डिलीवरी भी हुआ मेरा, जब बाबू पैदा हुआ तो उसके वजह से बस कमर में ही दर्द होता है। लेकिन जो मेरा गर्भनली का फटा था ना, वो ऑपरेशन जब हुआ था, इसके लिए मुझे पेट में दर्द होता है और हमेशा हमेशा के लिए दर्द, ऐसे लगता है जैसे हमेशा के लिए ना उसमें कुछ रह गया है, जैसे सूजन में रहता है हमेशा पेट। तो मैं डॉक्टर को भी दिखाई और काफ़ी दिनों तक मेरा मेडिसिन भी चालू था, क्योंकि दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने दवाई दी और सजेस्ट किया कि झुकना नहीं है, झुक के कुछ भी नहीं करना है बोल के। तो लेकिन बिना झुके कौन सा काम होता है दोस्तों। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, कोई चीज़ अगर नीचे गिरा है तो उसको समेटने में झुकना ही पड़ता है। तो इस वजह से वो दर्द हमेशा रहता है पेट में, और जितना भी मैं दवाई खाती हूँ वो कुछ दिनों के लिए बस राहत देता है। और ऐसे झुककर कभी काम वाम पड़ता है ना, तो फिर ज़ोरों से दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर को जब भी दिखाती हूँ डॉक्टर एक ही बात करते हैं कि झुकना नहीं है, झुकोगी ज़्यादा ना तो वो दर्द हमेशा ही रहेगा बोल के। जो हिस्सा मेरा काट कर फेंके हैं ना, उसी हिस्से में ही दर्द होता है। तो मना करते हैं डॉक्टर, लेकिन घर के काम काज करने में तो थोड़ा सा झुकना ही पड़ता है। और जब शुरुआत में ऑपरेशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती थी ज़्यादा कि मैं ना झुकूँ बोलकर, लेकिन झुकना ही पड़ जाता था, फिर दर्द शुरू हो जाती थी। अभी लेकिन थोड़ा सा कोशिश करती हूँ मैं ना झुकने की। तो देखिए मैंने सारा कपड़ा यहाँ पे धोकर सुखा दिया, और हमारे घर में आज सभी लोग कपड़े धोए हैं। फिर कपड़ा सुखाने के बाद मैं आ गई नीचे, थोड़ा सा साफ़ करना था घर भी। और आप देख सकते हैं बेड के नीचे से कितना कुछ निकल रहा है, ये बाबू ने सब फेंका है, उसका ही कारनामा है, उसका खिलौना वगैरह। तो आज मैं सोची कि डीप क्लीनिंग थोड़ा सा कर देती हूँ बोल के, तो बेड के नीचे से इतना कुछ निकल रहा था। और लगे हाथ मैंने जो गद्दा है ना उसको भी थोड़ा सा पोंछ दिया, क्योंकि उसको बाहर सुखाना पॉसिबल नहीं था। मौसम भी ख़राब है थोड़ा सा, कभी भी बारिश गिर सकती है। तो इसको मैं सुखाने के लिए बाहर ले जाऊंगी, बारिश हो गया तो ये उल्टा गीला हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको अंदर ही सुखाया। और अभी बेड के नीचे भी थोड़ा सा पोछा लगा रही हूँ। और ये जो मोप है ना दोस्तों, इससे बहुत अच्छे से हर एंगल में पोछा लग सकता है। जैसे थोड़ा सा झुककर मैं बेड के नीचे भी आराम से पोछा लगा सकती हूँ। ये थोड़ा सा है ना मूवमेंट वाला मोप है, इसलिए अच्छे से मूव हो जाता है और हर कॉर्नर में पोछा लग जाता है। तो झाड़ू लगा दिया। फिर बेडरूम की सफाई अभी मैं कर रही हूँ, उसके बाद हॉल की करूँगी। तो मैं जब नया नया मेरा ऑपरेशन हुआ था ना दोस्तों, तो बहुत दर्द होता था, तो मैं नीचे झुक भी नहीं पाती थी अच्छे से। तो हम लोग जैसे हमारे बड़ों को झुककर प्रणाम करते हैं ना, तो मैं वो नहीं कर पाती थी। तो कोशिश करती थी मैं खड़ा होकर ही उनको प्रणाम करूं, क्योंकि झुककर पाँव पकड़ के प्रणाम करना मेरे लिए बहुत तकलीफ़ होता था मुझको। तो मैं ऐसे खड़े होकर ही हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, तो मतलब अच्छा नहीं लगता था। यानी हमारे सामने कोई पैर छू के प्रणाम करेंगे और हम वहाँ पे खड़े होकर नमस्ते कर देंगे, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से मैं झुककर ही प्रणाम कर देती थी, और फिर दर्द होता था वो अलग। लेकिन ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करने से मतलब अच्छा नहीं लगता, खुद को ही अच्छा नहीं लगता है, बोल के झुकना पड़ता है। लेकिन झुकने में भी थोड़ा सा दर्द होता है, तो कभी कभी अगर दर्द रहता है तो मैं ऐसे ही हाथ से भी नमस्ते कर देती हूँ। और अभी बेडरूम का काम हो गया तो मैं हॉल का कर रही हूँ। सभी यहाँ पे
सोफ़े को भी थोड़ा सा पोंछ दिया गीला कपड़ा करके। और इसको थोड़ा सा धूप दिखाना चाहती थी मैं, लेकिन मौसम ख़राब है, कभी भी बारिश गिर सकता है, इस वजह से मैं इसको बाहर नहीं सुखाई। और इसका हालत भी नहीं है अभी, उसका जो पहिया वगैरह है ना सब टूट चुका है, इसलिए मैं नहीं ली बाहर अंदर करूँगी तो फिर और टूट जाएगा बोल के। आप देख सकते हैं नीचे भी मैंने सारा कपड़ा सुखा दिया है और गेट में भी सुखा दिया है, हर जगह मैं एडजस्ट करके सुखाई। और थोड़े से कपड़े बचे हुए थे उसको फिर मैं छत पे लेकर आ गई। और यहाँ पे जो पर्दे वगैरह धुले हुए थे ना उसको पहले ही निकाल चुके थे सूखने के बाद, क्योंकि सूखने के बाद उड़ जाएगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, उसको फिर से साफ़ करना पड़ेगा बोल के। और आसमान आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लाउडी सा लग रहा है, मतलब ऐसा मौसम था कि कभी भी बादल गरज सकता था, बारिश हो सकता था। तो मैं बस प्रेयर कर रही थी कि बारिश ना हो जाए बोल के, क्योंकि बारिश हो जाता ना तो धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए और जगह ही नहीं है, घर के अंदर कितना कपड़ा मैं सुखा सकती हूँ। और आप देख सकते हैं इस तरफ मैं बाबू के पैंट वगैरह सुखा रही हूँ ना, तो हवा कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, कपड़े उड़ रहे हैं। और नारियल का जो पेड़ है ना वो भी हिल रहा है, हवा भी चल रही थी और बारिश का पूरा संभावना था, लेकिन भगवान की कृपा से बारिश नहीं हुई, वरना कपड़े सुखाने में दिक्कत हो जाती मुझको। गीला कपड़ा अगर घर में भी सुखाती हूँ ना तो उसमें से भी थोड़ा सा अजब सा स्मेल आता है, इसलिए धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कपड़ों में। और मुझे तो बारिश के मौसम वाला फीलिंग्स आ रहा था, मैं बारिश के मौसम में यही कपड़ा सुखाती हूँ मेरे बच्चे का, इसमें छोटे छोटे कपड़े बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बाबू के सब ड्रेस सुखा रही हूँ, उसके शर्ट वगैरह सुखा रही हूँ। और छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो दूसरे दिन ऐसे काम काज निपटाने के बाद तीसरे दिन ये हम लोग गए हमारे गांव को, क्योंकि तीसरे दिन यहाँ थोड़े से पूजा पाठ भी होता है, रिचुअल्स होता है। तो हमारे तरफ शिव मंदिर बन रहा है शंकर भगवान का, उसका थोड़ा सा वीडियो मैंने ऐड कर दिया। और ये गांव के सारे महिलाओं के साथ मिलकर हम लोग गए घाट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दातून है, सर्फ, साबुन, हल्दी, तेल सब कुछ लेकर गए घाट में। यहाँ पे सभी महिलाओं को दिया जाता है थोड़ा थोड़ा। और वो हमारी दादी माँ है दोस्तों जो नीचे उतर रही हैं, बहुत अच्छी हैं, कभी भी अपने बहुओं के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। उनकी 4 बहुएँ हैं, हमारी 4 सासू माँ हैं, उनके बारे में कभी भी एक लफ्ज़ भी गलत, एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं बोलती हैं। दादी माँ बहुत अच्छी हैं। तो वहाँ पे जो भी रिचुअल्स था वो निभाने के बाद हम लोग फिर घर आए घाट से। और सबसे पहले जो पुरुषों ने उन्होंने खाना खाया और फिर हम लोग बैठे खाना खाने के लिए। और हमारे साथ साथ बच्चे भी बैठ गए थे और उनको भी खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ अच्छे से खाते हैं, वो ऐसे ही फेंक फाँक के खाना खाए जितना भी खाना था। और उनको कुछ भी मालूम नहीं दोस्तों के घर में किसी का देहांत हो गया है बोल के, वो तो मदमस्त होकर खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या पता। फिर हम लोग चले आए शाम के वक्त, यानी 3-4 बजे। तो ये रास्ता बन रहा है, आप देख सकते हैं ये बाईपास रोड बन रहा है, क्योंकि शहर के अंदर बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ी जाता है हाईवा वगैरह, इसलिए वो सब अभी बंद हो जाएगा और इधर से जाएगा। बाईपास रोड कितना बड़ा बन रहा है आप देखिए, ये उसका निर्माण काम चल रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा शायद। और अभी थोड़ी देर में हम मेन रोड में पहुंच जाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो 3 दिन तक तो हम लोग अस्पष्ट थे, तो कोई भी हमारे घर नहीं आए थे बच्चे लोग। तो जब 3 दिन बाद आए ना दोस्तों, तो उनका खुशी आप देखिए। बाबू मुड़े काट लगेछो, मुड़े काट लगेछो, अरे काट बाबू नागमणि खतरा देसे तुम टॉपी क्या राजा तुम ना क्या राजा আর কোটে থর কই দিও কা রাজা তোমার না ভড়কা রাজা এটা তাকর সৈন্য সামন্ত মানে ভড়কা চেলা এটা ভড়কা চেলা এটা ভড়কা মন্ত্রী আর এটা কাটা ভড়কা সেনাপতি আর এটা দ্বারপাল, এটা ভড়কা দ্বারপাল কে দেখো। मुन्ना भड़का राजा जैसे मुन्ना बोल भड़का राजा ओ मेरा लेडीज पिटाई लाल हो जाएगा पिछवाड़ा लाल।
ए बुआ मेरा नाम है भाल, मैं इसको कर देता हूँ फाल। महाराज की जय हो। महाराज आपके लिए मैं बना के गरम गरम पीठा लाई। मैं बनाया हूँ। अच्छा है। तो पर मैं तुम्हें खाने दूँ। महाराज की जय हो। तुम्हारी फोटो खींच कर आया हूँ। रख देता हूँ, मैं सजा कर रख देता हूँ तुम्हारे रूम में, ठीक है? मैं थोड़ा खाऊंगा। चल कौन सी जगह दे दे। तो 3 दिन तक बच्चे लोग हमारे घर नहीं आए थे बड़ी माँ की डेथ के वजह से, तो आज आए हैं। इस वजह से बहुत खुश है। क्या बाबू